जय हिंद दोस्तों। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? जैसा कि आपको पता है, हम अपने यूनिक एग्जाम्स आईएएस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार ढंग से उनके प्रश्नों और उनसे संबंधित व्याख्याएं लेकर आ रहे हैं। उस श्रृंखला में आज हम 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों और उनसे संबंधित व्याख्याओं, एक्स्ट्रा एडिशनल व्याख्याओं को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। बहुत अधिक भूमिका न बनाते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठेंगे और जो फैक्ट्स आपको नए लगे वो फैक्ट्स आप नोट करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप ये देखेंगे पेपर, इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हुए, इस पेपर को आप सॉल्व करते हुए देखेंगे कि पिछले जो हमने 4-5 पेपर सॉल्व कराए हुए उसमें से कम 5-6 क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए गए हैं और कुछ तो उसके आसपास से बिल्कुल नजदीक से पूछे गए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान सा प्रश्न है। चीनी यात्रियों के बारे में लगभग हर बार परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है फाहियान है। यह फाहियान पूछा गया है। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम फाहियान के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। फाहियान 399 एडी में यह चीन के चंगन से चलता है और 402 एडी में यह गांधार से होते हुए स्थल मार्ग द्वारा यह भारत में प्रवेश करता है। फाहियान का जो मूल नाम था वो कुंग था और फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी यात्री था। फाहियान का जो नाम है, ये फाहियान नाम है, यह बेसिकली फाहियान का धार्मिक नाम है जिसका अर्थ होता है धर्म प्रकाश। फाहियान जब भारत आता है तो मध्य देश की जब यात्रा करता है तो मध्य देश के नागरिकों को यह सबसे समृद्ध बताता है। फाहियान स्थल मार्ग द्वारा भारत आता है और जल मार्ग द्वारा 411 एडी में यह भारत से 411 एडी में यह भारत से वापस चला जाता है और 414 एडी में अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि क्या अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख करता है? तो इसका उत्तर है नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं करता है। जब फाहियान जब पाटलिपुत्र में रहता है, भारत में यह जब रहता है तो यह 402 एडी से लेकर 411 एडी तक यह भारत में विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है, 411 एडी तक। और फाहियान इसी यात्रा के क्रम में जब पाटलिपुत्र में रहता है तो यहाँ पे यह संस्कृत सीखता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि फाहियान ने संस्कृत का अध्ययन किस स्थल पे किया था, तो यह पाटलिपुत्र में फाहियान संस्कृत का अध्ययन करता है। प्रश्न कई बार यह पूछता है कि फाहियान के भारत आने का मुख्य कारण क्या था? तो फाहियान का मुख्य कारण यह था भारत आने का कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और विनय पिटक की खोज करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले थोड़ा हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने विक्रमादित्य या सकारी की उपाधि धारण करी थी। शक पराजय, सबसे पहली बार जब इसने शकों को पराजित किया तो शकों के पराजय के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में या शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में यह चांदी के सिक्के जारी करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जो चांदी के सिक्के जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, ऑप्शन सी है श्रीलंका के साथ व्यापार, और ऑप्शन डी है तमिल संस्कृति की उन्नति, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न चोल स्वशासन से संबंधित, इसका जो उत्तर है यह ग्राम प्रशासन या स्थानीय स्वशासन होगा। यह प्रश्न 2 बार आ चुका है।
ये तीसरी बार है। हम लोग 66वीं री एग्जाम से हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं और हम आज 63वीं करा रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक 3 बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यह पूछा जा चुका है। तो हम चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो जानकारी का स्रोत है उत्तर मेरूर शिलालेख है। उत्तर मेरूर शिलालेख इसकी जानकारी का स्रोत है। 2 ग्रामीण संस्थाएं होती थी। पहला उर था या इसको सभा भी कहते हैं, और जो दूसरी थी उसको हम क्या कहते हैं, महासभा कहते हैं। दूसरी महासभा कहते हैं। इसमें गांव के सामान्य लोग शामिल होते थे, जनरल पीपल इसमें शामिल होते थे। सामान्य लोगों की संस्था थी उरिया सभा। लेकिन ये जो महासभा थी यह कह सकते हैं कि यह वयोवृद्ध लोगों की संस्था थी, वृद्ध लोगों की संस्था थी महासभा। और महासभा के जो सदस्य कहलाते थे ये अग्रहार कहे जाते थे, ठीक है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो पिछले वीडियोस हैं उस पर देख सकते हैं। मैंने ये सामान्य जानकारी देकर, चूंकि ये रिवाइज हो चुका है, कई बार ये इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए मैं नॉर्मल से जानकारी देके आगे बढ़ रहा हूं। आप पिछले वीडियोस में जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी या और अधिक फैक्ट्स जान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है गोपुरम, ऑप्शन सी है देवालय, ऑप्शन डी है मंडप, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण भारत के मंदिर, इस प्रश्न का जो उत्तर है यह गोपुरम है, ठीक है। जो दक्षिण भारत के मंदिर का मतलब क्या है? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तेलंगाना का क्षेत्र हो गया, केरल हो गया। इन क्षेत्रों में जो मंदिर बनता था ये द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत आते थे। और द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम एक मुख्य अलंकरण है, मंदिर से संबंधित एक मुख्य अलंकरण है, जो कि नागर शैली में ये नहीं पाया जाता है। नागर शैली के विपरीत जो उत्तर भारत के जो मंदिर बनते थे वो नागर शैली में बनते थे। इन नागर शैली के मंदिरों के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिर एक प्रांगण दीवार के भीतर स्थित होते थे। यह प्रांगण दीवार से जो मंदिर में जाने का जो प्रवेश द्वार होता था वहीं गोपुरम कहलाता। अब इसको हम एक छोटा सा हम फिगर बना के देख सकते हैं। सॉरी, ये एक जैसे ये देखिए, जो मंदिर होते थे द्रविड़ शैली में उसके 4 पार्ट होते थे। जो मुख्य भाग जो होता था ये चौकोर होता था। इसके ऊपर ये पिरामिड जैसा एक ये शिखर होता था, ठीक है, शिखर होता था। इसी जो मुख्य भाग के अंतर्गत ये गर्भगृह होता था। इधर ये सभा द्वार करके एक गलियारा होता था जहां से यहां से ये भक्त प्रवेश करते थे या लोग दर्शन के लिए ये रास्ता देता था, गर्भगृह तक आने के लिए रास्ता देता था। और यहाँ पे स्तंभ युक्त अन्य गलियारे बने होते थे जिनका अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया, द्रविड़ कला के अंतर्गत मंदिर एक चहार दीवारी के अंदर कैद होते थे। तो ये इस चहार दीवारी के अंदर जब कैद होते थे तो इस चहार दीवारी से मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा बना हुआ होता था। वहीं वह काफी अलंकृत दरवाजा था और यही अलंकृत दरवाजा गोपुरम के नाम से जाना जाता है। एक नॉर्मल सा फिगर आपको समझाने के लिए, ठीक है, गोपुरम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से कहां उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी है पुराणों में, ऑप्शन डी है इंडिका में, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है बहुत सारा ये इंडिका में है। ऑप्शन डी इसका सही है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है।
मेगास्थनीज से संबंधित मैं फैक्ट्स बता देता, लेकिन आगे वह क्वेश्चन आएगा तो उसी समय मैं मेगास्थनीज से संबंधित फैक्ट्स बता दूंगा। यहाँ पे मैं केवल इंडिका, ये मौर्य समाज के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। मेगास्थनीज में ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। 7 वर्गों को हम लोग अक्सर याद करने के लिए बहुत लंबे लंबे वो है, तो हम लोग एक कोड बनाते हैं। उस कोड को हम ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कोड जो है DKPKYNS। डी से दार्शनिक हो गया, के से किसान हो गया, पी से पशुपालक हो गया, के से कारीगर हो गया, वाई से योद्धा हो गया या सैनिक हो गया, एन से निरीक्षक हो गया या जासूस हो गया, एस से सभासद हो गए या मंत्री हो गए। ठीक है, तो ये कोड अक्सर लोग कई बार न्यूमोनिक्स के सहायता से याद करते हैं कई सारे फैक्ट्स, तो वो इसी का एक प्रकार है कि इसी तरीके से मौर्य समाज का कितने भागों में विभाजित किया गया था इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा। ये कोड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस जो प्रश्न का उत्तर है यह है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये जो अशोक का धम्म था, ये बेसिकली ये कोई धार्मिक या सांप्रदायिक विश्वास नहीं था। इसका जो उद्देश्य था सामाजिक व्यवस्था को, उसके प्रजा के नैतिक उत्थान, उसके प्रजा का नैतिक उत्थान करना था, सामाजिक व्यवस्था को बेहतरीन बनाना था। अशोक ने इस धर्म की जो परिभाषा ली है यह राहुलोवाद सूत्र से ली है। राहुलोवाद सूत्र से ग्रहण करी है। अशोक स्वयं अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वह स्वयं से पूछता है कि यचु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, अर्थात धम्म क्या है, और इसका उत्तर वह स्वयं देता है। यह दूसरे में पूछता है, दूसरे शिलालेख में यह पूछता है कि कियचु धम्मे, और दूसरे और 7वें शिलालेख में इसका उत्तर देता है कि अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे छ। इसका जो मतलब है, धम्म के कुल 8 भाग हैं। मैं उसको विस्तार से भी बता देता हूं। अपा सिन्वे मतलब अल्प पाप, पहला। अपा सिन्वे बहु कयाने मतलब अत्यधिक कल्याण, दूसरा हो गया। अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने, दया और दान दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा दया हो गया, चौथा दान हो गया। ठीक है, सचे सच बोलना, सोचाए पवित्रता, माधवे साधवे च, माधवे मतलब क्या हो, माधवे मतलब मृदुता और साधवे मतलब साधुता। ये 8 भाग हैं, धम्म के 8 भाग है। अगर प्रश्न पूछे कि अशोक के धम्म में कितने तत्व शामिल है, तो 8 तत्व शामिल है। ठीक है, प्रश्न दूसरे शिलालेख में पूछता है स्वयं से कियचु धम्मे, और दूसरे और 7वें शिलालेख में उत्तर देता है यही अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने माधवे साधवे च। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ शामिल हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने करी थी? संकलन आनंद ने करी थी। विनय पिटक की उपाली ने करी थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुड़ियां हैं उनके लिए नैतिक ज्ञान दिए गए हैं, किस तरीके से आपको नैतिकता का पालन करना है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत को बताया है। ठीक है, दर्शन और सिद्धांत। जो सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं, ये प्रथम बौद्ध सरमन जो हुआ था, फर्स्ट बौद्ध सरमन हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी, 483 बीसी में इसका संकलन किया गया था। ठीक है, और जो अभिधम्म पिटक है, इसका थर्ड बौद्ध सरमन में, थर्ड बौद्ध सरमन जब हुआ, बौद्ध सरमन या संगीति जब हुई 251 बीसी में, तब इसका 251 बीसी में
तब इसका संकलन किया गया। ठीक है, यह त्रिपिटक पाली भाषा में है। बुद्ध ने अपना उपदेश भी पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्यों को बताया। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और उन्होंने बताया कि यह दुख जो है सांसारिक दुख है, इसका छुटकारा कैसे होगा, तो इसका छुटकारा अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे शासन कला और शासन कला के सिद्धांत, ये सही होगा, इसका ये सही ऑप्शन है। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और कौटिल्य, दोनों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। एक बार प्रश्न पूछा था कि चाणक्य का या कौटिल्य का मूल नाम क्या है, उसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका मूल नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य जब अर्थशास्त्र लिख रहे थे तो अर्थशास्त्र के अंतिम में, मतलब उन्होंने जब अर्थशास्त्र के अंतिम भाग में, अंतिम हिस्से ने, उसमें उन्होंने स्वयं अपना नाम स्वीकार किया है कि मेरा नाम विष्णुगुप्त है। अब चूंकि चाणक्य ऋषि के ये पुत्र थे, इसलिए कौटिल्य को चाणक्य कहा गया और ये कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य हो गया। लेकिन एक ग्रंथ है अभिज्ञान चिंतामणि कोश, अभिज्ञान चिंतामणि में कौटिल्य के 8 नाम बताए गए हैं। कौटिल्य का जन्म जो हुआ था ये गांधार के तक्षशिला में हुआ था। गांधार के तक्षशिला में हुआ था। ये तक्षशिला में हुआ था और यहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया और यहीं पे वो अध्यापन कार्य भी करते थे। ठीक है, इनकी पत्नी, कौटिल्य की पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है और इसमें 6000 श्लोक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब का प्रयोग, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी शासन कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन ए पकी ईंट से बनी इमारत। अब देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में, जो परिपक्व सिंधु सभ्यता थी वह 2600 से लेकर 1900 BC तक यह थी। इसका जो विस्तार था यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था भारत में था, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में था, BAP। ठीक है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में था। त्रिभुजाकार रूप में यह फैला हुआ था, मतलब जो इसके स्थल पाए गए हैं, यदि इनकी आकृतियों को इससे एक आकृति बनाई जाए तो यह लगभग त्रिभुजाकार आकृति धारण करता है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक बार कालीबंगा से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुल 3-4 प्रश्न पत्रों में और 3-4 बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है, व्यापार प्रधान सभ्यता भी इसको कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यह अपने जल निकासी प्रणाली के द्वारा, साफ सफाई के द्वारा, शासन प्रबंध प्रणाली के कारण यह सिंधु घाटी सभ्यता काफी, मतलब उस समय में काफी अग्रणी सभ्यता थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत किसका था? मेगास्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानियों का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा प्रश्न है, पीछे इंडिका से संबंधित क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि आगे आया हुआ है। इसमें अब देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं। देखिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है। कब? 305 BC में। इससे संबंधित वैसे एक प्रश्न आ चुका है, मैंने बता दिया है। वो प्रश्न था कि सेल्यूकस को 500 हाथी, मतलब चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिया था या 200 हाथी दिया था, 300 हाथी दिया था, तो उसका उत्तर है 500 हाथी। पिछले प्रश्न आ चुका है ये। तो 305 BC में युद्ध हुआ। ये सेल्यूकस युद्ध हार जाता है। तो सेल्यूकस जब युद्ध हारता है तो एक संधि करता है। इस संधि के तहत अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है और बदले में 4 प्रांत दहेज स्वरूप देता है। काबुल हो गया, कांधार हो गया और काबुल, कांधार, हेरात और
मकरान, ठीक है, ये उसको देता है। और इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य था सेल्यूकस को 500 हाथी देता है और अपना संबंध प्रगाढ़ करने के लिए सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक दूत भेजता है और यही मेगास्थनीज आगे इंडिका की रचना करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? चारों मुगल शासक संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है यह अकबर है। थोड़ा हम और देख लेते हैं। देखिए, हुमायूं के शासन काल में चित्रकला का प्रवेश हुआ। मुगल, ऐसा नहीं था कि हुमायूं से पहले चित्रकार नहीं थे, लेकिन एक संगठित रूप से चित्रकला का प्रयोग एक मतलब बीज के रूप में चित्रकला का जो शुरुआत हुआ हुमायूं के शासनकाल से हुआ। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों के माध्यम से सबसे पहली बार यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के समय में हुआ और इन्होंने दो चीज ग्रहण किया। पहला कि एक व्यक्ति विशेष का चित्र बनाना, पहला हो गया। दूसरा कि जो नजदीक की वस्तु है जब वो बड़ी आती है, फोटो में जैसे नजदीक की वस्तु है बड़ी आती है, तो चित्रों के में उसको दूर दिखा देना और छोटा बना देना। ये दो चीजें उससे सीखा था। ठीक है, ये दो चीजें उससे सीखा था। यहां तक कि अबुल फजल भी यूरोपीय चित्रकारी की प्रशंसा करता है और चित्रकला से संबंधित एक व्यवस्थित विभाग सबसे पहली बार अकबर ने शुरू किया था और जहांगीर ने व्यक्तिगत तौर पे 2 चित्रशालाएं बनवाया था स्वयं के लिए, एक आगरा में और एक इलाहाबाद में। ठीक है, एक आगरा में और एक इलाहाबाद में। इसे जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछता है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ वह 1599 में जॉन मेयर करके ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उनकी अध्यक्षता में लंदन में एक बैठक होती है। उसी बैठक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय एलिजाबेथ उस समय वहां पे शासिका थी। एलिजाबेथ शासिका थी। ठीक है, एलिजाबेथ शासिका थी और भारत में उस समय अकबर का शासन था। अकबर का शासन 1505 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक उसका शासन रहा। और जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो स्थापित होती है, कई बार इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है कि ये किस और नाम से जानी जाती थी, तो इसको जॉन कंपनी कहते थे। जॉन कंपनी भी कहते थे, इसको जॉन कंपनी कहते। लेकिन जब यह प्रश्न पूछे, लेकिन सबसे पहली बार हेक्टर नामक जहाज से 1608 में हेक्टर नामक जहाज से 1608 में हॉकिंस सूरत आता है और यह हॉकिंस जेम्स प्रथम का, उस समय जब यह प्रश्न पूछे कि जब हॉकिंस भारत आया था सबसे पहली बार, तो उस समय इंग्लैंड में शासक कौन था और भारत में शासक कौन था? तो उस समय जेम्स प्रथम इंग्लैंड में शासक था और भारत में जहांगीर शासक था। तो जब हॉकिंस जब भारत आता है सूरत में 24 अगस्त को आता है, सूरत में जब हॉकिंस आता है, तो वह अप्रैल 1609 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, वह अकबर के नाम जेम्स प्रथम ने एक चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी को लेकर जहांगीर के आगरा मुगल दरबार में जाता है। क्योंकि विलियम हॉकिंस तुर्की का एक अच्छा जानकार था, इसलिए जहांगीर विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और इसको इंग्लिश खान कहा।
और यह हॉकिंस 1609 से लेकर 1611 तक मुगल दरबार में 3 वर्षों तक मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दी। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि क्या व्यापार करने हेतु मंजूरी प्राप्त करने में हॉकिंस सफल रहा, तो इसका उत्तर है नहीं, असफल वह मुगल दरबार से वापस आया था और इंग्लैंड लौट गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन सबसे पहले कागज का जो निर्माण हुआ था 202 बीसी में चीन के हान राजवंश में हुआ था, हान डायनेस्टी में यह हुआ था। लेकिन चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां जहां कागज का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ था। कश्मीर का अकबर जैनुल आब्दीन को कहते हैं। जैनुल आब्दीन पहला ऐसा सुल्तान है भारत का जिसने पहली कागज मिल कश्मीर में लगाई थी, पहली कागज मिल कश्मीर में लगाई थी। एक संग्रहालय है कलकत्ता में, आशुतोष संग्रहालय करके, उसमें एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। वह 1105 में वह लिखित कागज का पेपर है जो कि भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है यह हम्पी से मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का प्रथम के नाम के 2 भाइयों ने करी थी, और 1565 के तालिकोटा या राक्षसतंगड़ी नामक युद्ध में जब विजयनगर पराजित होता है तो उस समय विजयनगर का पतन हो जाता है। तुलुव वंश के कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित थे। इन्हीं कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के साहित्य 8 साहित्यकार थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। जो हम्पी का खंडहर है, हम्पी खंडहर को सबसे पहले 1800 में कर्नल मैकेंजी नामक एक इंजीनियर ने मतलब इसको ढूंढा था या इसको पुरातात्विक रूप से प्रकाश में लाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? मतलब कौन था वो शासक था जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत में भरोसा करता था, विश्वास करता था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बलवन। बलवन गुलाम वंश का शासक था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था और बलवन ही पहला शासक था जो कि राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में उसने कुछ प्रतिपादन किया था। यह राजत्व के दैवी सिद्धांत में भरोसा करता था और बलवन कहता था कि खुद को जिल्ले इल्लाह कहता था या ईश्वर की प्रतिमा कहता था, पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमा कहता था। इसने राजत्व के सिद्धांत की पुष्टि के लिए बलवन ने अपने दरबार में फारसी प्रथाओं का आरंभ किया। सिजदा पैबोस उसमें से, जैसे कि जो मुख्यतः है सिजदा हो गया, पैबोस हो गया, ठीक है। और बर्नी कहता है कि बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कि बलवन यदि किसी गरीब व्यक्ति को देखता था तो इसकी भुजाएं फड़कने लगती थी, इसका मन करता था कि वह तलवार निकाले और उसका हत्या कर दे, ठीक है। यही वो बलवन है जो अपने दरबार में हंसी मजाक करने से रोक लगा दिया था, ठीक है। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादक था। इल्तुतमिश ने जो चालीसा नामक संगठन बनाया था बलवन उसमें शामिल था, लेकिन बलवन ही जब शासक बनता है तो इल्तुतमिश के चालीसा नामक संगठन को वह ध्वस्त कर देता है, उसका पतन कर देता है, उसके चालीसा के सदस्यों की हत्या करा देती। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी सतारा या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का बहुत आसान उत्तर है ऑप्शन बी ग्वालियर।
ये जो ग्वालियर है 1857 का जब युद्ध हो रहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का हो रहा था, तो यही ग्वालियर है जिसने अंग्रेजों की सहायता करी थी। ठीक है, तो इस आधार पे भी इसका उत्तर हम जान सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो है। क्यों राजेंद्र प्रसाद ने इनको पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? क्योंकि मिंटो के समय जब पहली बार 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था मुस्लिमों हेतु, तो उसी पृथक निर्वाचन के प्रावधान के कारण राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ऑप्शन सी है रोलेट एक्ट के विरुद्ध, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित भी कई प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, कई प्रश्न आ चुके हैं। लगभग मैं ये तीसरी बार, मैं ये 4 साल के पेपर में मैं ये तीसरी बार बता रहा हूँ स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध। मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ स्वदेशी आंदोलन के विषय में। देखिए, स्वदेशी आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश भारत का बंगाल सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड था। स्वदेशी आंदोलन के जो जनक थे ये सतगुरु राम सिंह कुका थे और यह स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता से प्रारंभ होता है। जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे वे काफी क्रोधित होते हैं इस निर्णय से और वो एक मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में वो स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, लेकिन जनक इसके कौन थे? सतगुरु राम सिंह कुका जी थे। और इस बंगाल विभाजन को जो लागू करना था यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू करना था। इस स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जैसे जो गरम दल के नेता थे लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी थी इसी स्वदेशी आंदोलन में वो काफी जो है उसको कह सकते हैं कि मतलब अपने उत्कर्ष पर पहुंची, अपने नेतृत्व के ऐसा नहीं है कि नेतृत्व उनका नहीं था, लेकिन वो गरम दल के नेता के रूप में उनकी पहचान हुई। और यही स्वदेश जो हमारे पास हम पार्ले बिस्कुट और किस्मी टॉफी जो खाते हैं उनकी स्थापना इसी स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी। उनकी कंपनियों की स्थापना इसी स्वदेशी आंदोलन के तहत हुई थी। ठीक है, गांधी के युग से पहले स्वदेशी आंदोलन सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। अगर प्रश्न ये पूछे कि क्या स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में विस्तृत था, पूरे देश में इसका विस्तार था, तो नहीं, इसका विस्तार मुख्यतः बंगाल तक सीमित था। लेकिन बंगाल से सटे हुए दूसरे प्रांतों में भी कुछ न कुछ इसका विस्तार था। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी पिछले वीडियो में दे दी गई है जब इससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। तो हम आगे चलते हैं, इतने नॉर्मल से फैक्ट्स के बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है बंगाल में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो मोपला विद्रोह हुआ था यह केरल में मालाबार तट पे हुआ था। मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है, इस मोपला विद्रोह को दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। और ये जो मोपला विद्रोह था ये यहाँ पे जो किसान थे या जो कह सकते हैं जो छोटे किसान थे वो मुस्लिम वर्ग से आते हुए थे, वो मुस्लिम वर्ग के थे, मुस्लिम इस्लाम संप्रदाय को मानते थे, वो मुस्लिम्स थे। लेकिन यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू जमींदार थे। इन किसानों ने इन हिंदू जमींदारों को विरुद्ध जो मूवमेंट किया, जो विद्रोह किया, वही मोपला विद्रोह कहा जाता है। और यह दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी सरकार के सत्ता की कटौती करना, ऑप्शन सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत पहुंचाना, ऑप्शन डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज
की मांग करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये गांधी का नमक सत्याग्रह है या साल्ट मूवमेंट है, ये तीसरी बार आ रहा है। पिछले 4 वर्षों के पेपर में ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ई क्यों है उपयुक्त में से एक से अधिक? पहला तो नमक कानून को निरस्त करना, ये हो गया। दूसरा है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत पहुंचाना। ये नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ था, आरंभ था। और नमक सत्याग्रह के दौरान वे 78 अनुयायियों के साथ वो गांधी जी डांडी पहुंचते हैं और नमक उठाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 391 किलोमीटर की यात्रा थी यह, और उसमें 78 अनुयायी गांधी जी के शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी कर्जन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सती को गैर कानूनी किसने, सती प्रथा गैर कानूनी 1829 में घोषित करी गई थी, गैर कानूनी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने से संबंधित है। सबसे प्रबल मतलब इन्हीं के कारण सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजा राम मोहन राय, इन्हीं के कारण घोषित किया गया था। यह विलियम बेंटिक के समय में वो किया गया। विलियम बेंटिक ने एक रूल बनाया, बंगाल रेगुलेशन 17 ये बनाया, और इसी बंगाल रेगुलेशन के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजा की उपाधि जो है राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को यह राजा की उपाधि देकर इनको ब्रिटेन भेजते हैं, और अपना पेंशन बढ़ाने के लिए वहां पे ब्रिटेन के सम्राट के पास इनको भेजते हैं, और वहीं पे इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है, और इनकी समाधि ब्रिस्टल में ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी खफी खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए नाउ एंड नेवर पैम्पलेट जो है लंदन में रहते हुए रहमत अली जी ने लिखा था। जो ये पत्रिका जब इन्होंने लिखा तो उसी में समय पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था रहमत अली ने। यह 1933 में लिखा था, जनवरी 1933 में। ये जब इस पत्रिका के बारे में डिस्कस करते हुए जब रहमत अली जिन्ना जी से बताते हैं, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका जो हिंदी रूपांतरण है नाउ एंड नेवर का, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मोहम्मद अली जिन्ना उस पाकिस्तान घोषणा के पक्ष में नहीं थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1933 तक मोहम्मद अली जिन्ना के मन में सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं आई थी। सबसे पहली बार रहमत अली ने इसी नाउ एंड नेवर पैम्पलेट में पाकिस्तान घोषणा की बात करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी बेवल, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बेवल जब ये कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 1946 में जब ये कैबिनेट मिशन आता है तो इस समय वेवेल भारत में वायसराय थे और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसलिए ये वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यीय सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था ये था कि भारतीय नेताओं के साथ समझौता करके भारत के लिए एक संविधान तैयार करना तथा उस संविधान तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से संविधान बनेगा, उस संविधान सभा के निर्माण का भी वो एक रूपरेखा तैयार करना था। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन का
इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की है, 1924 में। ऑप्शन बी सही है। 1924 का ये कौन था अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन। कई बार पूछता है कि ये बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बेलगाम कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है बेलगाम। और इसी बेलगाम अधिवेशन में जो ये कांग्रेस स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को करी गई थी। 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। यह स्वराज पार्टी का स्वयं को कांग्रेस के अंतर्गत एक संस्था घोषित कर देती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? शब्द पे ध्यान देना है, भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी सभी में भाग लिया था, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक में भाग नहीं लिया था। किसमें नहीं लिया था? प्रथम में नहीं लिया था, द्वितीय में लिया था। द्वितीय में नहीं, प्रथम में नहीं लिया था, तृतीय में नहीं लिया था, किसमें लिया था? द्वितीय में लिया था। ठीक है, अब देखिए जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य यह था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस पर चर्चा करना था। ठीक है, कुछ भारतीय नेताओं ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, जैसे तेज बहादुर सप्रू हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है, और जयकर जी हो गए, MR जयकर जिनको कहते हैं, वो जोशी जी हो गए, MN जोशी जी हो गए, NC मुदालियर जी हो गए। ये वो भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से सृजित हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो सृजन किया था यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। इस आधार पे ऑप्शन बी सही है। 1919 में कुछ और चीजें करी गई, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, इसके अंतर्गत क्या होता था? कुछ विषय होते, शासन के विषय 2 भागों में विभाजित किए जाते थे, एक हस्तांतरित और दूसरा होता था गैर हस्तांतरित। जो हस्तांतरित विषय थे यह भारतीय मंत्रियों को प्रदान किए जाते थे, भारतीय नेताओं या भारतीय मंत्रियों को प्रदान किए जाते थे, और गैर हस्तांतरित विषय पे ब्रिटिश गवर्नर का पूरा अधिकार था। इसी 1919 के अधिनियम में जो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था पृथक निर्वाचन, उसका विस्तार किया गया था। मतलब पृथक निर्वाचन का सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड का विस्तार इसमें कर दिया गया। और इसी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था?
ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है उधम सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है मनमय नाथ और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सिद्ध। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। ये कर्नल वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में करी थी। ये भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और एक उग्र दल के क्रांतिकारी थे। 1 जुलाई 1909 की शाम में इंग्लैंड में एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे कर्नल वायली अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। सॉरी, लंदन में एक कार्यक्रम हो रहा था, इंग्लैंड के लंदन में, वहां पे कर्नल वायली अपनी पत्नी के साथ आया था। जैसे ही वो कार्यक्रम से बाहर निकलता है मदन लाल ढींगरा उसको गोली मार देते हैं। ठीक है, इसे गोली मारने के जुर्म में 17 अगस्त 1909 को पेंटोनविले जेल में 17 अगस्त 1909 को पेंटोनविले जेल, ये याद रखिएगा, पेंटोनविले जेल में इनको फांसी दे दी जाती है मदन लाल ढींगरा जी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना आईसीसी की जो स्थापना करी थी, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही है, लॉर्ड कर्जन ने करी थी। देखिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स क्या था, हुआ यूं कि 1921 में जो ब्रिटिश राज्य से संबंधित जो भारतीय प्रशासन था, उसमें पहली बार सैन्य प्रशिक्षण के रूप में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स या कोर के रूप में स्थापित किया गया, जो भारतीय विषय से संबंधित प्रशासन थे उनके सैन्य प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी केटी तेलंग, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी है तैयब जी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। फिरोज शाह मेहता संबंधित है, केटी तेलंग संबंधित है, बदरुद्दीन तैयब जी संबंधित है। यही बदरुद्दीन तैयब है जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हुए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अब बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी ये जो हुआ जो लिटन और इल्बर्ट बिल का जो विवाद था, लिटन के समय में जो इल्बर्ट बिल का जो विवाद था, लिटन और इल्बर्ट बिल का जो विवाद था, उस विवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, उस विवाद पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1885 में होती है। आज का ये 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का ये भारतीय इतिहास से संबंधित ये श्रृंखला समाप्त होता है और हम कल जो जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न है, बिहार के बीपीएससी में जो जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। आप ये बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप तक हम और बेहतर रूप से इसे कैसे प्रस्तुत कर सके, आपको बता सके। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आप, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हो बीपीएससी से संबंधित या यूपीएससी से संबंधित या किसी भी प्रोग्राम से संबंधित, तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।